Good morning students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे। चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसका लेक्चर नंबर 7 हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। मैंने ये टॉपिक तो वैसे चेंज, एडमिशन और रिटायरमेंट तीनों केसेस में बताया है, लेकिन आज आपके साथ डिसोल्यूशन में भी बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा केस, चूंकि डिसोल्यूशन अलग चैप्टर है, डिसोल्यूशन में बिजनेस बंद हो जाता है, तो वैसे स्थिति में वर्कमैन कंपनसेशन फंड का एक अलग ही कॉन्सेप्ट यहाँ देखने को मिलेगा। उसके पहले मैं आपको जरा बता दूं कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है। चलिए मैं ये आपको तीसरे या चौथे बार बताने जा रहा हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि फंड क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फंड या रिजर्व। फ्यूचर में कोई अनहोनी ना हो, उससे बचने के लिए हर कंपनी पहले से ही तैयार रहता है, मजबूती से खड़ा रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके हायर एजुकेशन के लिए पापा क्या करते हैं पता है? वो शुरू से ही, जब आपका जन्म हुआ होगा तब से ही कुछ पैसे वो रिजर्व करके रखते होंगे। हर साल कुछ ना कुछ उस रिजर्व में ऐड करते होंगे, और जब आपका समय आ जाता होगा, जब आपको हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर एडमिशन वगैरह लेना होता होगा, उस वक्त इस पैसे का वो यूटिलाइजेशन करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो रिजर्व बनाना क्यों जरूरी है। वैसे अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी भी हर एक चीजों के लिए रिजर्व तैयार करती है। वैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है ये एक स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक रिजर्व है। इसका इस्तेमाल सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन के लिए ही किया जाएगा, इस रिजर्व का इस्तेमाल। अब आते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, हर कंपनी क्या करता है ना, जो कंपनी चलाती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी है, या उनका और भी बहुत सारा काम चल रहा होगा जहां वर्कर्स का यूज होता होगा, वर्कर्स को काम पे लगाया गया होगा, और आपको मालूम ही होना चाहिए बिना वर्कर्स का तो कोई काम होगा नहीं। तो वहां पे वर्कर्स बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जहां बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और उस रिस्क में होता क्या है कि कभी कभी वर्कर्स का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ वर्कर के साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाती है। इस अनहोनी घटना के कारण कंपनी को एक प्रावधान है कि हर कंपनी को उसको क्लेम देना पड़ेगा वर्कर्स का, जो उनके कंपनी में काम कर रहे हैं और किसी कारणवश कंपनी में काम करते वक्त उनकी एक्सीडेंट हो जाती है, कुछ उनके साथ अनहोनी घट जाती है। वैसे स्थिति में हर कंपनी क्या करता है कि उसका कंपनसेशन देता है, उस क्लेम का। और कंपनसेशन देता है तो जाहिर सी बात है कि उसको कुछ कैश देना पड़ेगा उस वर्कर्स को जिसका क्लेम है। तो उस वक्त जब ये कंपनी अगर कोई रिजर्व नहीं बना के रखा है, तो अचानक से किसी वर्कर्स का या बहुत सारे वर्कर्स का एक बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, और उस एक्सीडेंट में बहुत सारा नुकसान हो जाता है वर्कर्स का। तो बहुत सारे वर्कर्स ने क्लेम कर दिया। अचानक से कंपनी को बहुत ज्यादा फंड की जरूरत पड़ गई, और जब भी फंड की जरूरत पड़ेगी तो या तो उसके पास कैश होगा तो कैश दे देगा, या तो लोन लेके कहीं से उसका कैश देगा, या तो अपने एसेट्स को सेल करना पड़ जाएगा। तो यही चीजों से बचने के लिए कि फ्यूचर में अचानक से उसका कैश रेशियो कम ना हो जाए, उसको किसी से लोन ना लेना पड़ जाए, उसको कोई अपने एसेट्स को सेल ना करना पड़ जाए, कंपनियां क्या करती हैं, उस कंपनसेशन के नाम से एक रिजर्व ही तैयार करके रखती है शुरू से ही।
हर साल जो प्रॉफिट होती है तो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले वो हर चीजों के लिए रिजर्व अलग अलग तैयार करके रख देती है और उस रिजर्व का यूज कंपनी कर लेती है समय समय पर। जैसे कि मान लेते हैं किसी वर्कर्स का एक्सीडेंट हो गया और उस वर्कर ने कोई क्लेम मांगा तो कंपनी क्या करेगा, इस रिजर्व से उस क्लेम का भरपाई कर देगा। यानी उस अगर रिजर्व पहले से तैयार करके रखा है तो कंपनी का ना कैश रेशियो कम होगा, ना कंपनी को लोन लेना पड़ेगा, ना कंपनी को कोई एसेट्स को सेल करना पड़ेगा। इन सब चीजों को करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से रिजर्व बना के रखा है। अब उस रिजर्व के पैसे को खोलेगा, उस बॉक्स को खोलेगा और उसमें से वर्कमैन कंपनसेशन के पैसे को निकालेगा और वर्कर्स के कंपनसेशन के क्लेम को भरपाई कर देगा। जैसे कि आपके पिताजी ने, अगर मान लेते हैं अगर सपोज डेट ऐसा स्मार्ट काम आपके पिताजी ने नहीं किया है तो पता चलेगा कि हायर एजुकेशन करने समय आपके हायर एजुकेशन के शिक्षा के लिए अगर बहुत ज्यादा फंड की जरूरत पड़े तो उनको कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ जाएगा, या हो सकता है कि उनको कोई एसेट्स को सेल करना पड़ जाएगा। तो वो अगर स्मार्ट है तो वो पहले से ही क्या करते हैं, छोटा छोटा रिजर्व बना के रखते हैं और जब आपको हायर एजुकेशन की वक्त जरूरत होती है उस रिजर्व को वो दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार कंपनियां भी करती है काम। कंपनियां भी हर एक चीजों के लिए, यहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का केस आपने पढ़ा था, हर चीजों के लिए अलग अलग फंड तैयार करके रखती है और फिर उसका यूटिलाइजेशन कर लेती है। तो ये हुआ वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है। तो आइए अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा इस अकाउंटिंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, कैसे हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो केसेस जान ले, कितने केसेस हो सकते हैं। तो पहला केस होता है बच्चे जब कोई लायबिलिटी नहीं होता है, यानी कि कोई क्लेम नहीं होता है, किसी वर्कर्स का एक्सीडेंट नहीं हुआ रहता है या क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया रहे। दूसरा केस हो सकता है कि क्लेम हुआ है लेकिन क्लेम जो है वो कम है वर्कमैन कंपनसेशन फंड से, यानी आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो ज्यादा हो गया क्लेम से। केस 3, जब वर्कमैन कंपनसेशन फंड और क्लेम दोनों बराबर हो जाए, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन फंड और लायबिलिटी दोनों बराबर हो जाए। चौथा यहाँ देखिएगा, पांचवा हम यहाँ बीच में डाल दिए, चौथा यहाँ देखिएगा, व्हेन लायबिलिटी इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन फंड, मतलब आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड कम पड़ जाए और लायबिलिटी ज्यादा हो जाए। ऐसा भी केस हो सकता है। कभी कभी अचानक से आपने तो रिजर्व बना के रखा है लेकिन क्लेम बहुत ज्यादा आ जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रिजर्व बना के रखा था लेकिन ढेर सारा मान लो एक बैग अचानक से बहुत सारे वर्कर्स की डेथ हो जाती है तो उनको तो क्लेम देना पड़ेगा। आपने तो रिजर्व बनाया था तो आप सोचे थे कि इक्का दुक्का होगा, लेकिन अचानक से फैक्ट्री में आग लग गई या कुछ ऐसा अनहोनी घट गया, आपकी फैक्ट्री की दीवार गिर गई या कुछ ऐसा हो गया जिसमें बहुत सारे वर्कर्स का एक साथ डेथ हो जाती है तो उनको तो क्लेम देना पड़ जाएगा। तो वैसे स्थिति में फंड जो है कम पड़ सकता है। तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। पांचवा केस, जब आपने कोई फंड बना के ही नहीं रखा है ना। तो ये पांचों केसेस को हम अलग अलग जर्नल एंट्रीज में आपको दिखाएंगे। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, जरा एग्जाम्पल को देखिए आप। ए एंड बी वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सो हाउ यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, कैसे आप ट्रीट करेंगे जो नीचे दिया गया है केसेस को डिसोल्यूशन के केस में। केस 1 हमने ले रखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो कि आपको बैलेंस शीट में नजर आएगा। कहाँ पे नजर आएगा, तो आपके क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया रहेगा उस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप जाइएगा, उस लायबिलिटी साइड में आपको दिखेगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000।
और आपको एडजस्टमेंट में देखना होगा कि कोई लायबिलिटी है कि नहीं। मतलब एडजस्टमेंट में लायबिलिटी के बारे में दिया रहेगा और फंड के बारे में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया रहेगा। तो पहला केस, जब वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपने 10,000 बनाया था और उस साल लायबिलिटी कोई नहीं हुआ था। जब कोई लायबिलिटी नहीं हुआ तो आप क्या कीजिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वर्कमैन कंपनसेशन फंड को पार्टनर्स के बीच में बांट दीजिएगा उनकी रेशियो में। तो आपने देखा कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 था और आपने देखा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। अगर हम 10,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 6,000 4,000 आएगा और नरेशन लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। केस 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। जब वर्कमैन कंपनसेशन फंड 12,000 है, मतलब आपकी जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड है वहां पे आप देख रहे हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड 12,000 दी हुई है और एडजस्टमेंट में लायबिलिटी आप देख रहे हैं कि 7,000 दी हुई है, मतलब 7,000 दी हुई है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप ये देख लीजिएगा। मतलब लायबिलिटी आपको 7,000 दी हुई है और फंड आपने बनाया है 12,000। तो जाहिर सी बात है आपका फंड ज्यादा है और लायबिलिटी कम है। तो वैसी स्थिति में इसका 3 जर्नल एंट्री होता है। जरा देखिएगा बच्चे 3 जर्नल एंट्री क्या क्या होता है। अनलाइक जैसे कि आपने एडमिशन रिटायरमेंट में पढ़ा है उस तरह का ये ट्रीटमेंट नहीं है। आप अगर उसको याद करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप गलत कर जाएंगे। इसको समझने के लिए उसको भूलना पड़ेगा और इसको अलग तरीके से समझना पड़ेगा। पहला जर्नल एंट्री नंबर 1, मतलब इसका 3 जर्नल एंट्री होता है बच्चे। पहला, हमको आपने देखा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है 12,000 था और आपने देखा क्लेम यानी कि लायबिलिटी आपको दिख रहा था 7,000 रुपया था। तो आप क्या करेंगे कि जितनी लायबिलिटी है उतना वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। अब क्या करेंगे, जितनी आपकी लायबिलिटी है उतनी लायबिलिटी के बराबर वर्कमैन कंपनसेशन फंड से पैसा निकालिएगा और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो जाहिर सी बात है फंड की पैसा निकलेगी तो फंड घटेगा और फंड लायबिलिटी होता है घटेगा तो डेबिट होगा 7,000 और टू रियलाइजेशन हो गया 7,000। फंड का पैसा लाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, मतलब कुछ फायदा होने वाला है, इसलिए आपको पैसा लाएंगे तो जाहिर सी बात है पैसा आ रहा है, बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है, तो रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया। दूसरी जर्नल एंट्री क्या करेंगे बच्चे, अब जो रिमेनिंग पैसा बचा है फंड का उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जाहिर सी बात है आपके पास फंड था 12,000, आपने लायबिलिटी में एडजस्ट किया 7,000, यानी कि 5,000 रुपया अभी भी आपके पास रिजर्व का बचा हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड बोलो तो। अब उस फंड का यूटिलाइजेशन आप पार्टनर्स के बीच में कर लेंगे। तो वैसी स्थिति में आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट 5,000 था, 3,000 2,000, 3:2 रेशियो था, तो बांटना बड़ा आसान था बच्चा, है ना। और एक और एंट्री अब होगा, आपने देखा कि आपको बिजनेस का डिसोल्यूशन करना है, बिजनेस को बंद करना है, डिसॉल्व करना है। तो जब भी बिजनेस डिसॉल्व होगा, डिसोल्यूशन होगा बिजनेस का, वैसी स्थिति में ये जो वर्कर्स के क्लेम है उनको भुगतान भी करना पड़ेगा और जो भुगतान करना है उसी के लिए तो आपने फंड से पैसा निकाला था। अब फंड से पैसा निकाल के रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया, अब उस पैसे का यूटिलाइजेशन कर देंगे लायबिलिटी का पेमेंट में। तो एंट्री आप पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 7,000। नरेशन आप देख के लिख लीजिएगा, द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन पेड। यानी इस केस में आपने देखा कि 3 जर्नल एंट्री आपको पास करना पड़ा बच्चा। पहला जर्नल एंट्री आपको पास करना पड़ा कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट में फंड से पैसे को ट्रांसफर करना पड़ा और एक बार रियलाइजेशन अकाउंट से फंड में पैसे ट्रांसफर कर दिए तो फिर आपको क्या करना पड़ा था, उस लायबिलिटी का भी पेमेंट करना पड़ा था। तो इसलिए आपने ये एंट्री किया रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया ना। केस 3 की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। केस 3 में आप देखिएगा कि आपने वर्कमैन कंपनसेशन फंड 12,000 दिया हुआ है और लायबिलिटी भी 12,000 है, यानी आपकी जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन फंड 12,000 दिख रहा है और आपके एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में लायबिलिटी यानी क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन भी 12,000 दिख रहा है। वैसी स्थिति में आपका सोल्यूशन यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जरा देखते हैं। वैसे स्थिति में आपको 2 जर्नल एंट्री पास करने होंगे बच्चे।
एक तो आप क्या कीजिएगा कि रिजर्व के पैसे को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कीजिएगा। अरे बिना पैसा लाए आप किसी को पेमेंट कैसे करेंगे? बिना पैसा लाए, चूंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्यों खोला जाता है, लॉजिक समझिए। रियलाइजेशन अकाउंट खोलने के पीछे ये कारण है कि हिसाब किताब खत्म करना, मतलब जो हिसाब किताब बकाया उकाया है उसको खत्म कर लेंगे। तो यानी रियलाइजेशन अकाउंट का मकसद ही होता है पैसा लाओ और जो जो भुगतान करना था उसको कर दो। तो वैसे स्थिति में आप देखो, यहाँ फंड से पैसा उठा के रियलाइजेशन में डाला जाएगा तो एंट्री हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जितना क्लेम था आपने देखा था कि फंड के बराबर ही क्लेम है यानी लायबिलिटी है। तो जब दोनों ही बराबर है तो जितना लायबिलिटी है उतना हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, मतलब पूरे के पूरे फंड ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल था। ठीक है। उसके बाद दूसरा एंट्री क्या रहेंगे कि उस लायबिलिटी का भुगतान करेंगे। अब कहोगे सर क्या क्या सर फर्क पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट के आपने क्रेडिट में भी 12,000 लिख दिया, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ही 12,000 लिख दिया, आप नहीं लिखते तो भी तो आंसर आ ही जाता है। बच्चे, आंसर आने से मतलब नहीं होता है, हमको रियलाइजेशन अकाउंट देख के पता चलना चाहिए कि क्या क्या हमने किया है बिजनेस को बंद करते समय, क्योंकि बिजनेस को बंद करने वाला वो अकाउंट है। तो वैसी स्थिति में हम लोग एंट्री किए रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये लायबिलिटी का भुगतान हमने कर दिया, एक हमने ड्यू किया और उसके बाद हमने पे कर दिया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, केस 4 की तरफ बढ़ते हैं। केस 4 में आप देखिएगा कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो 12,000 है लेकिन लायबिलिटी बढ़ गया, यानी आपने गौर किया कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड से ज्यादा हो गया आपका लायबिलिटी, और जब आपकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगी वैसी स्थिति में क्या जर्नल एंट्री करेंगे डिसोल्यूशन के वक्त, जरा देखते हैं। पहले तो हमको जितना लायबिलिटी पे करना है 12,000 और जितना मेरे पास फंड है 12,000 को चेक करेंगे। तो चेक करने पे पता चला मेरे पास फंड कम है, तो जितना फंड से पैसा ला सकते थे हम लाएंगे। तो फंड से पैसा लाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू रियलाइजेशन अकाउंट, फंड से पैसा फर्म के अकाउंट में लाएंगे और फर्म रियलाइजेशन फर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो फंड से पैसा उठा के रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया, फंड कैंसिल हो गया, क्लोज हो गया तो डेबिट हो गया, और रियलाइजेशन अकाउंट को बढ़ा दिया, फंड का पैसा इनकम हो गया तो 12,000 रुपया क्रेडिट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लेम का पेमेंट करेंगे। क्लेम का पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश करेंगे, लेकिन क्लेम का पेमेंट तो 15,000 करना है ना कि 12,000। तो वैसी स्थिति में रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट होगा 15,000। क्लियर हो गया। दो ही जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। मैं फिर से एक बात दोहरा दूं कि आपने जो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वर्कमैन कंपनसेशन फंड के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, ठीक उससे अलग है, उससे थोड़ा आपको मिलेगा, बाकी बहुत कुछ अलग है। तो कभी भी आप मिक्स करके नहीं पढ़ेंगे, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते बच्चे, ये क्लियर हो गया। रियलाइजेशन टू कैश 15,000 क्यों हुआ, 12,000 ही क्यों नहीं हुआ? 15,000 इसलिए हुआ क्योंकि मुझे तो क्लेम 15,000 पे करना है और मेरे पास तो मात्र 12,000 पैसे हैं, तो पैसे ले आकर रख दिए और क्लेम का पेमेंट कर दिए 15,000। अब कहोगे सर 3,000 कहाँ से लाएंगे? भाई रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट वगैरह बेच के भी तो पैसा लाते हैं, उस पैसे को यूटिलाइज कर देंगे हम इस क्लेम के भुगतान करने में, है ना। आगे बढ़ते हैं। 5वां केस जो मैंने बताया, नो WCF, यानी कि आपके बैलेंस शीट में जो क्वेश्चन में दी हुई है वहां वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ही नहीं, और जब कभी आपके बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ही नहीं तो क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड नहीं दिया हुआ है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एंड द फर्म हैड टू पे 3,000 एज कंपनसेशन टू द वर्कर्स। लेकिन कोई फंड नहीं है, लेकिन वर्कर्स का क्लेम आ गया 3,000, अब फर्म को पे करना है। तो वैसी स्थिति में जब फर्म को पे करना है वर्कर्स के क्लेम को, तो हम लोग इसको समझेंगे कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अगर रिकॉर्डेड होता तो आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में फंड नजर आ जाता है। ये अनरिकॉर्डेड एक तरह का लायबिलिटी है। अब चूंकि अनरिकॉर्डेड हो या रिकॉर्डेड हो उससे मतलब नहीं है, हमको तो इस लायबिलिटी का पेमेंट करना है, बस ये ध्यान देना है। और जब कभी लायबिलिटी का पेमेंट करना है तो फर्म कैश में पे करेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट फर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ यानी फर्म के लिए खर्चा हो गया इसलिए डेबिट हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यानी फर्म का पैसा घट गया इसलिए कैश क्रेडिट हो गया।
यहाँ नरेशन भी लिख लो। एंड ऑन रिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन पेड। ये जो ऑन रिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, इस लाइबिलिटी की रिकॉर्डिंग कहीं नहीं हुई थी, इसीलिए एडजस्टमेंट में नजर आ रहा है। अंदर आता तो कहीं नहीं कहीं दिखता। तो वैसी स्थिति में जब हमको वर्कर्स के कंपनसेशन देना ही पड़ेगा और मेरे पास कोई रिजर्व है ही नहीं, तो रिजर्व लाने की जरूरत है ही नहीं। और जब रिजर्व नहीं लाएंगे तो सिर्फ एक ही एंट्री होगा, रिलेशन टू कैश। तो घूम फिर के आपने देखा कि हमको फंड का यूज करना पड़ता था बार बार। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलो या वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोलो, ये दोनों ही नाम से आपको क्वेश्चन में नजर आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कोई स्पेशल केस नहीं होता है डिसोल्यूशन चैप्टर में, एकदम याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आंख बंद करके आप क्या कीजिएगा, जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाइएगा उस रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्रेडिट में लिख दीजिएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी बहुत सारे केसेस हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में पढ़ा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पढ़ा था, लेकिन उसका यहाँ पे कोई मेल जोल नहीं है। पहले ही बताया, डिसोल्यूशन एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसमें दुकान बंद किया जाता है, बाकी सब में दुकान चलाया जाता है। तो अलग चीज है ना, एक में दुकान चलना, एक में दुकान बंद हो जाना, है ना। तो जाहिर सी बात है अलग एंट्री भी होगी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्वेश्चन आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। एक बार अपने दिमाग में डाल लीजिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में हमेशा आपको लिख देना है। खैर, अगर एक और चीज इसमें नोट कर लेना, अगर इन्वेस्टमेंट भी दिया है बैलेंस शीट में, तो अब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम बता देंगे, क्वेश्चन ऐसा देखेंगे, उसको डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। हम बता रहे थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, तो यानी कि रिजर्व के पैसा जब भी लाएंगे तो रिजर्व डेबिट होगा और उस पैसे को ट्रांसफर कहाँ करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये वाली एक एंट्री होती है और एक दूसरा रियलाइजेशन टू कैश होती है। यही तो दो एंट्री होती है, एक लायबिलिटी का पेमेंट करने का और एक रिजर्व के पैसा लाने का, और कुछ तो देखे ही नहीं है आप। हाँ, और जब क्लेम है ही नहीं, कोई लायबिलिटी कम पड़ जाए, तो वैसी स्थिति में रिजर्व को बांटा भी जाता है, और रिजर्व को बांटा जाएगा तो जाहिर सी बात है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो होता है। पुराने पार्टनर्स, सब पुराने ही पार्टनर्स हैं, यहाँ तो ओल्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही रेशियो दिया रहेगा, वही ओल्ड है वही न्यू है डिसोल्यूशन चैप्टर में। ठीक है बच्चा, तो आशा करते हैं ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है। ठीक है बच्चे, बाय।